एवरीवन, आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा और इससे अपने नोट्स बना लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर या अपनी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करके उतने ही नंबर में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। या हिंदी में हम बोलें तो समान ऊर्जा वाले परमाणुिक कक्षक आपस में अपने ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए संकृत कक्षक के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं संकरण के, वो हम देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेंगे उतने ही नए संकरित कक्षक का क्या होगा, निर्माण होगा। सेकंड है कि सेकंड पॉइंट हमारा है जो कह रहा है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी और उनका जो शेप होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब कि जो हाइब्रिडाइजेशन है या जो संकरण है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। only those orbitals which have approximately equal energies undergo hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में केवल वो ही कक्षक या वो ही ऑर्बिटल भाग लेंगे जिनकी एनर्जी लगभग क्या होगी, समान होगी। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। केवल जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होंगे वो ही हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। और नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करते हैं या अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो रिपल्सन कम होने से उनमें जो स्टेबिलिटी है, उनकी जो स्थिरता है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल क्या करेगा, भाग लेगा। ठीक है, तो एक s और एक p ऑर्बिटल भाग लेगा तो दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, या दो नए sp संकृत कक्षक क्या होंगे, बनेंगे। और यहाँ पर दो p अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिए हैं वो ऑर्बिटल यहाँ पर, वो कक्षक यहाँ पर क्या होंगे, हमारे बच जाएंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा BeF2 में हमारा जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 4। तो बेरिलियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हमारा कुछ ऐसा आएगा, 1s2 2s2 2p 0। अब इसका हम ग्राउंड स्टेट लिखेंगे तो ग्राउंड स्टेट हमारा ऐसा होगा। फिर एक्साइटेड स्टेट में हमको सिर्फ वैलेंस सेल को देखना है। वैलेंस सेल यहाँ पर कौन सी है, जो अपनी लास्ट सेल है। यहाँ पे जो 2s और 2p है वो हमारी कौन सी है, वैलेंस सेल है। अब यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में हम देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि एक s इलेक्ट्रॉन निकल कर ये वेकेंट वाले p ऑर्बिटल में क्या होगा, आ जाएगा। ये जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ये 2s और 2p आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे या अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर BeF2 में
फ्लोरीन कितना है अपने पास 2, मतलब कि 2 फ्लोरीन इसके साथ में क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। अब हमको सिर्फ वैलेंस सेल को देखना है, तो वैलेंस सेल का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए कि ये लास्ट वाले p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों ही ये फ्लोरीन एक हो गया, एक ये फ्लोरीन हो गया, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़े हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करके ये क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करके BeF2 मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हम ज्योमेट्री देखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, लीनियर, और इसमें जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो हम देखते हैं वो हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2p ऑर्बिटल मिलकर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, sp2 ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। और हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना बचेगा, यहाँ पर एक ही p वाला हमारे पास क्या बचेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेगा, जो कि संकरण में भाग नहीं लिया है। अब हम इसका क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, BF3 यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, बोरान। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होगा। अब हमको वैलेंस सेल का देखना है, जो हमारे पास वैलेंस सेल क्या है, 2s2 2p1। तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि s का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर p में आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी हमारी एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे, एक s और 2p और 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर BF3 में कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है। तो यहाँ पे तीनों फ्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ में sp2 में पड़े हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करके ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, BF3 मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें या इसकी ज्यामिति देखें, तो इसकी ज्यामिति क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल क्या करेंगे, भाग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, मीथेन। मीथेन में जो कार्बन है वो हमारा क्या है, सेंट्रल एटम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें वैलेंस सेल को देखना है, तो वैलेंस सेल में इसका ग्राउंड स्टेट कुछ ऐसा होगा। एक्साइटेड स्टेट में, इस एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, s का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर p में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये चारों ऑर्बिटल क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन करके 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 4, मतलब कि हर हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये देखो, हर हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, एक 1s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये चारों हाइड्रोजन अपने एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे मीथेन के मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और इसमें एंगल होता है कितना, 109 डिग्री और 28 मिनट का। अब यहाँ पर देखो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई है मैंने। यहाँ पर क्या होता है कि देखो हमारे पास कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4। तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर लेगा, और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कौन सी ज्योमेट्री बन जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी बन जाएगी। ठीक है,
तो इतना हो गया ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, नहीं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और एसिटिलीन के बारे में बताऊंगी। तो अगर इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नोट्स डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।